नौवां लेसन है सेकंड बुक का। ये भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। नियोजन का मतलब है किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से योजना बना करके उसे पूरा करना। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास हो। नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का एक अंग है। आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए की गई तैयारी के संदर्भ में किया होगा। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। अर्थात नियोजन जो शब्द है, आप कहीं भी जाते तैयारी करते हैं कि हमने क्या सामान लेके जाना है वहाँ पर, उसके बाद किस तरह किस साधन से जाना है, कितने बजे कहाँ पहुँचना है, वो सब तैयारी करके आप चलते हैं। इसी तरह किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, उसे हम नियोजन कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाए गए। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी, परंतु जनवरी 1, 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। तो सबसे पहले किसका काम था ये? योजना आयोग का, कि देश के संदर्भ में योजना बनाना, किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए योजना बनाना। लेकिन 1 जनवरी 2015 को ये काम किसको सौंप दिया गया? नीति आयोग को। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग स्थापित किया गया था। तो नीति आयोग स्थापित क्यों किया गया था? केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए, भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। सामान्यतः नियोजन के दो उपागम होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, खंडीय नियोजन क्या है, इसका अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना, ये क्या है? ये खंडीय नियोजन है। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं तो कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास के असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजनाएं बनाए। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। प्रादेशिक नियोजन का अर्थ है कि हम ये अनुमान लगाते हैं किस जिले का विकास हुआ है, किस जिले का विकास नहीं हुआ, किस क्षेत्र का विकास हुआ है, किसका नहीं हुआ। तो जिस क्षेत्र का विकास कम हुआ है, हम केवल उसी क्षेत्र के लिए एक अलग से योजना बनाएंगे, नीति आयोग एक योजना बनाएगा और उस क्षेत्र को विशेष पैकेज दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि उस क्षेत्र की डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास हो सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हरियाणा में आमतौर पर बात चलती है कि दक्षिण हरियाणा पिछड़ा हुआ है, दक्षिण हरियाणा पिछड़ा हुआ है। तो दक्षिण हरियाणा के लिए अगर सरकार कोई विशेष पैकेज लाती है कि दक्षिण हरियाणा के ज़िले जो पिछड़े हुए हैं उनके विकास के लिए सरकार कोई पैकेज लाती है, वो एक नियोजन के अंतर्गत आएगा। कि यहाँ पर जैसे नहरें नहीं पहुँची है तो सरकार एक विशेष योजना बनाती है कि वहाँ पर वाटर लेवल नीचे जा रहा है और वहाँ किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है, पैदावार कम होती जा रही है। उससे निपटने के लिए सरकार क्या करेगी कि एक योजना तैयार करेगी और उस योजना के तहत नहरों को दक्षिण हरियाणा तक पहुंचाया जाएगा, तब जाके हमारा वो लक्ष्य पूरा होगा। इसके बाद आता है लक्ष्य नियोजन। ये लक्ष्य नियोजन क्या है? जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं।
आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 दशक के नियोजन से अनुभव से ये महसूस किया गया कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित होता जा रहा है। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के लिए के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र अर्थात लक्ष्य समूह योजना उपागमों की प्रस्तुत किया। लक्ष्य क्षेत्रों की ओर इंगित कार्यक्रम के कुछ उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था आदि कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं। लक्ष्य समूह कार्यक्रम क्या है कि हमें एक लक्ष्य दिया गया, एक लक्ष्य लेना है और उस उद्देश्य को हमने पूरा करना है। जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्र का कोई डिस्ट्रिक्ट है और उस दूर दराज के क्षेत्र में ना तो बिजली पहुंची है ना सड़कें पहुंची है, तो उस विशेष लक्ष्य को लेने के लिए, हासिल करने के लिए हमें उसके लिए योजना तैयार करनी होगी, आर्थिक पैकेज देना होगा ताकि हम उस क्षेत्र विशेष के अंदर सड़कें पहुंचा सकें और बिजली पहुंचा सकें और लोगों की आर्थिक व्यवस्था हम ठीक कर सकें। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले अर्थात जो आज उत्तराखंड है, यानी उत्तराखंड जो राज्य बनाया गया उसमें उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले दे दिए गए उसमें, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, उत्तराखंड। जिसमें मिकिर पहाड़ी और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल हैं। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। यानी वो पर्वतीय क्षेत्र जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो जिले बसे हुए हैं उन जिलों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी इस योजना के अंतर्गत। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव दिए। किन बातों को ध्यान में रखकर सुझाव दिए थे? सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना, अंत प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, अर्थात पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमने विकास करना है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थल आकृतिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई। ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए। इसके बाद है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सूखा संभावित क्षेत्र यानी ऐसी संभावना जहाँ पर हर दूसरे तीसरे साल सूखा पड़ता है, तो उस सूखे से निपटने के लिए हम उस क्षेत्र में ऐसा क्या काम करें जिससे कि वहाँ सूखा ना पड़े। इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को और विस्तृत किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि यह कार्यक्रम मुख्यतः कृषि तथा इससे संबद्ध सेक्टरों के विकास तक ही सीमित है और पर्यावरणीय संतुलन पुनः स्थापन पर इसमें विशेष बल दिया गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं, जिससे पारिस्थितिकी निम्नीकरण हो रहा है।
पारिस्थितिक निम्नीकरण का मतलब है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अतः सूखा संभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक रोजगार अवसर मीन्स कि सूखा संभावित, अगर हम कृषि पर निर्भर हैं तो हमें देखना होगा कृषि में सूखा पड़ेगा तो उस समय हमें लोगों को कोई दूसरा रोजगार देना होगा ताकि वो अपनी जीविका चला सके। इन क्षेत्रों का विकास करने की अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। जल संभर योजना क्या है कि उस क्षेत्र विशेष के वर्षा जल को वर्षा ऋतु में संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए ताकि वहाँ पर सूखे की समस्या ना आए। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की आंशिक पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। 72 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा संभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। हमारे हरियाणा राज्य में सूखा पड़ सकता है लेकिन हमारे यहाँ सिंचाई के साधन है इसलिए सूखा नहीं पड़ता यहाँ पर। आप देखते हो कि बाजरे की फसल बोते हैं खरीफ की फसल में, जब वर्षा कम होती है तो हम अपना पंप सेट को चालू कर देते हैं और उनमें सिंचाई कर लेते हैं, अन्यथा तो फसल सूख जाएगी हमारी। इसके बाद आता है केस अध्ययन भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। अब ये भरमौर क्षेत्र क्या है देखिए। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल हैं। ये 21 नवंबर 1975 से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। इस समुदाय की हिमाचल क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है क्योंकि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं तथा गदियाली भाषा में बात करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब है कि ऋतु के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं, यानी कि अर्थात ये चरवाए हैं, अपने पशुओं को एक स्थान पर चराते, जब वहाँ चारा खत्म हो जाता है तो मौसम के अनुसार दूसरी जगह चले जाते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, आधारभूत संसाधन कम है और पर्यावरण भंगुर है। इन कारकों ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 थी, अर्थात 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया है और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही है। इनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि तथा इससे संबद्ध क्रियाएं जैसे भेड़ और बकरी पालन रहा है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक से शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना प्रारंभ की गई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा मिला। इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास के स्तर के अंतर को कम करना। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उप योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों,
जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। परंतु हौली और खनी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास से सबसे अधिक लाभान्वित हुए। तुदहा और कुगती क्षेत्रों के दूर दराज के गांव अभी भी इस विकास की परिधि से बाहर हैं। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से वे सामाजिक लाभों में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि, लिंग अनुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी शामिल है। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में 65% हो गई। यानी कि जहाँ 1% थी, 100 में से 2 महिलाएं पढ़ी लिखी थी, वहाँ 65% हो गई। इसका मतलब विकास हुआ है वहाँ पर। स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर, अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई है। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि व पशुचारण पर आधारित थी, जिसमें खाद्यान्नों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुई, परंतु यहाँ खेती अभी भी परंपरागत तकनीकों से की जाती है। इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में पशुचारण के घटते महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि आज कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करता है। परंतु गद्दी जनजाति आज भी बहुत गतिशील है, क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करती है। ठीक है भाई।